मैं राजेंद्र सर आपका यूट्यूब चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है गुब्बारों को उड़ाने के लिए एवं वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन। कौन सी गैस भरी जाएगी मेरे भाई? तो आपकी हो जाएगी हीलियम। वायुयान एवं गुब्बारों, जो आप मान लीजिए गुब्बारा हाथ से निकल गया और जिस गुब्बारे में आपका हीलियम गैस भरा है वह गुब्बारा उड़ जाएगा। वायुयान है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है मेरे भाई? तब भी हमारा आंसर क्या होगा? हीलियम होगा। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? यहाँ पे लंबी कर सकते हैं, सर्वाधिक है या लंबी है, किस राज्य की सर्वाधिक है? तो मेरे भाई पहला हमारा ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है गुजरात और चौथा है हमारा ऑप्शन कनाडा। तो मेरे भाई हमारे कहते हैं कि भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और देखेंगे कि जो यह वाला पार्ट है हमारा, जो दक्षिणी भारत का दक्षिणी आपका पार्ट है वह प्रायद्वीपीय आकार का है। प्रायद्वीपीय मतलब जो 3 ओर से जल से घिरा होता है उसको हम प्रायद्वीपीय बोलते हैं। और भारत के लगभग 9 राज्य किस पे स्थित है? आपके तटों पर स्थित है, समुद्र के किनारे। इधर आपके पूरब में 4 है और पश्चिम में 5 राज्य हैं। और उसी 5 राज्यों में से किस राज्य की लंबाई समुद्र तट रेखा पे सर्वाधिक है? तो मेरे भाई हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, अर्थात गुजरात हो जाएगा। गुजरात आपका 9 राज्यों में से सबसे अधिक अपना तट सीमा रेखा बनाता है समुद्र के साथ। अगर यह तो पहला हो गया मेरे भाई, अगर यह न रहे ऑप्शन में आपका गुजरात न रहे और गुजरात के अलावा अगर आपका ऑप्शन में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु रहे, केरल रहे, आपका उड़ीसा रहे, तो हमारा दूसरा जो बन जाएगा आंसर वह क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो तट रेखा, समुद्री तट रेखा पर सर्वाधिक आपका दूसरा साझा करने वाला रेखा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और तीसरा अगर पूछ दे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? आपका तमिलनाडु। और सबसे छोटा पूछ दे, सबसे छोटा किस राज्य का तट रेखा सबसे छोटा है? तो मेरे भाई गोवा का हो जाएगा। तो पहले सबसे बड़ा गुजरात, सबसे छोटा क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और सबसे छोटा कौन? गोवा। कनाडा, देखिए कनाडा इसलिए लिख दिए हैं कि अगर कहीं विश्व का पूछ दे कि विश्व का सबसे अधिक तट रेखा किस देश का है, तो आपका हो जाएगा कनाडा का। कनाडा का जो पार्ट होता है वह समुद्री तट रेखा से सर्वाधिक लगा है और विश्व का यह प्रथम स्थान रखता है। तो विश्व में यह आपका कनाडा और आपका भारत में क्या हो जाएगा? गुजरात। लेकिन मेरे भाई अगर कभी यह देखिए यह मुख्य भूमि का बात आ रहा है आपका गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लेकिन अगर पूछ दे कि भारत के द्वीपों को लेकर किसका तट रेखा सर्वाधिक है, और वहां पे हमारा ऑप्शन में अगर गुजरात भी रहे, आंध्र प्रदेश भी रहे, तमिलनाडु भी रहे, अंडमान निकोबार भी रहे, तो हमको अंडमान निकोबार को टिक करना पड़ेगा क्योंकि वह एक केंद्र शासित प्रदेश है और मुख्य भूमि से थोड़ा सा दूरी पे भी स्थित है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन सर्वाधिक तट रेखा साझा करता है। तो अगर ऑप्शन में आपका अंडमान निकोबार रहे और गुजरात भी रहे तब हमको क्या टिक करना पड़ेगा? आपका अंडमान निकोबार को टिक करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। पेंगुइन पक्षी, पेंगुइन पक्षी कहाँ की पक्षी है? अंटार्कटिका, मॉरिशस, भारत और चीन। तो पेंगुइन पक्षी आपकी विलुप्त हो चुकी है पक्षी, आपको संकटग्रस्त भी है, कहा जाता है कि संकटग्रस्त है, विलुप्त हो चुकी है। ये कहाँ की पक्षी है? तो मेरे भाई आपका अंटार्कटिका की पक्षी है, अंटार्कटिका की पक्षी है। एक मॉरिशस की भी पक्षी बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसका नाम क्या है मेरे भाई? डोडो पक्षी। पूछता है कि डोडो पक्षी कहाँ की है? तो मॉरिशस की है। और पेंगुइन पक्षी कहाँ की है मेरे भाई? तो अंटार्कटिका की है। यह आपकी विलुप्त हो चुकी है पक्षी। पेंगुइन पक्षी क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है। और कहाँ पाई जाती है यह? तो अंटार्कटिका में पाई जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। अगर पूछ दे कि डोडो पक्षी कहाँ पाई जाती है, तो डोडो पक्षी हमारी कहाँ पाई जाएगी? मॉरिशस में पाई जाएगी, भारत और चीन में नहीं पाई जाएगी।
चलिए आगे देखते हैं। आपका चौथा क्या बोल रहा है? चौथा कह रहा है कि 23.5 नॉर्थ मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में उत्तरी बोलते हैं। उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे भाई 23.5 उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और देखिए कर्क रेखा पे, भारत के कर्क रेखा पे अगर ऐसे हम देखते हैं, इसी का देख लेंगे। कर्क रेखा पे आपके भारत के 8 राज्य स्थित है। कितने राज्य स्थित है? 8 राज्य स्थित है। मित्र पर गमछा झार, अगर एक ट्रिक के माध्यम से अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो मित्र पर गमछा झार है ट्रिक, आपका सब उसी में सम्मिलित हो जाएंगे। तो मित्र पर गमछा झार, और कहता है कि कितने राज्य स्थित है? तो 8 राज्य स्थित है। कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक किस में है, किस राज्य में है? तो आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। और यहाँ से कर्क रेखा से क्वेश्चन बनता है कि आपका किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो मेरे भाई झारखंड की राजधानी जो है आपकी रांची, वह कहाँ स्थित है? कर्क रेखा पे स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता नहीं होनी चाहिए। अब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता मांगता है, क्या योग्यता नहीं मांगता है, उसको देखते हैं। उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, यह सही है। उसकी न्यूनतम आयु, जो भी राष्ट्रपति बनने का उम्मीदवार होगा उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा की सदस्यता हेतु योग्यता रखता हो, यह भी सही है कि जो भी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं वह लोकसभा की सदस्यता हेतु योग्यता रखता हो। वह भारत का नागरिक हो, यह भी सही है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह पढ़ा लिखा हो, यह गलत है। राष्ट्रपति बनने के लिए यह नहीं कहता है कि वह पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन यह 3 शब्द जो है आपके हमारे ऑप्शन A, B, C यह फॉलो करते हैं। जो भी राष्ट्रपति बनना है, जिसको भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है, यह 3 को फॉलो करना पड़ेगा। यह इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पेपर के दृष्टि से कि आपका राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मेरे भाई 35 वर्ष होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस नदी को, 6वां देखिएगा, किस नदी को जैविक मरुस्थल नदी कहते हैं? गंगा नदी को, दामोदर नदी को, हुगली नदी को, गोदावरी नदी को? तो मेरे भाई आपके दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल नदी कहा जाता है। इसमें आर्सेनिक सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? आपका जैविक मरुस्थल नदी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए पेपर की दृष्टि से हो सकता है कि जैविक मरुस्थल नदी किसे कहा जाता है? तो आपका दामोदर नदी को। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। हुगली नदी गंगा ही नदी है। गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी को मेरे भाई आपके प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आपका त्र्यंबकेश्वर पठार से निकलती है, आपके नासिक जिला से। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको पढ़ाएंगे तो देखा जाएगा। लेकिन इसको बूढ़ी गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेरे भाई गोदावरी नदी है। और देखिए कहता है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तब भी हमारी क्या हो जाएगी? आपकी गोदावरी हो जाएगी, जो भारत से निकलती है। ऐसे तो सतलज नदी का 1500 है, इसका 1465 है, लेकिन यह भारत से निकलने वाली है, तो दूसरी आपकी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार गैस है। वायु प्रदूषण के लिए मेरे भाई सबसे जिम्मेदार जो गैस मानी जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जिम्मेदार गैस मानी जाती है, क्योंकि यह कहाँ से निकलती है? तो मोटर वाहनों से निकलती है। और कहा जाता है कि यह इसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है मेरे भाई। और दूसरी सबसे जिम्मेदार वायु प्रदूषण के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। और दूसरी सबसे जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वह अम्ल वर्षा कराने के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस मानी जाती है। जो सुपरसोनिक विमान, जैसे हम लोग ऊपर देखते हैं तो एक देखते हैं गूंगी जहाज जिसको बोलते हैं, एक लड़ाकू विमान होती है, सुपरसोनिक विमान बोलते हैं उसको, धुआं देते पीछे चलती है, उसको नाइट्रस ऑक्साइड, उसमें से जो गैस निकलता है नाइट्रस ऑक्साइड, वह अम्ल वर्षा कराने के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस माना जाता है। और मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे क्वेश्चन बन सकता है? तो यह कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना किस गैस के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। 8वां देखते हैं,
कहता है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में मेरे भाई मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो आपकी 7 थे, 6 नहीं थे। लेकिन वर्तमान में यहाँ पे मूल संविधान न देके अगर पूछे कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है तो 6 है। आपके पहले 7 थे, अब 6 है। किसको निकाला गया है? तो मेरे भाई संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्या कर दिया गया है? निकाल दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको निकाल के भाग 12 अनुच्छेद 300 में क्या कर दिया गया है? विधि बनाकर रख दिया गया है। वह कानून जो हमारी संपत्ति है वह आपका मौलिक अधिकार नहीं हो सकता, किसी का अन्य का अधिकार नहीं हो सकता, सिर्फ मेरा ही अधिकार है। 9वां देखिएगा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद, सरदार बलदेव सिंह, डॉक्टर जान मथाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरे भाई कौन थे? तो आपके हो जाएगा ऑप्शन ए सही, ए अबुल कलाम आजाद हमारे भारत के प्रथम क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह हमारे क्या थे प्रथम? तो सरदार बलदेव सिंह हमारे रक्षा मंत्री थे। तो अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जान मथाई क्या थे? तो मेरे भाई डॉक्टर जान मथाई आपके रेल मंत्री थे। जबकि आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो मेरे भाई ये कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। क्या थे? कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। आइए आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। यूएनईपी का मुख्यालय है, नैरोबी में है, गोवा में है, अमेरिका में है, कनाडा में है। तो मेरे भाई यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? तो केन्या की जो राजधानी है, केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका यूएनईपी का मुख्यालय है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपका 11वां, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जामों से। प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल, पीटी नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, जेपी कृपलानी। तो मेरे भाई प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। प्रारूप समिति को क्या बोलते हैं? पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं। और मेरे भाई प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी मेरे भाई? तो आपकी 7 थी। कितनी थी? 7 थी। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। और 12वां क्वेश्चन कहता है कि ग्रीन पीस का स्थापना हुआ था। ग्रीन पीस का स्थापना कब हुआ था? 1962, 1970, 1971, 1980। तो मेरे भाई ग्रीन पीस का स्थापना आपका 1971 में हुआ था। और इसका ग्रीन पीस इंपॉर्टेंट कर सकते हैं जितना इंपॉर्टेंट करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ग्रीन पीस की स्थापना कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। और कहता है कि ग्रीन पीस का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है? तो मेरे भाई ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। कहां पे है? एम्स्टर्डम में है। तो ग्रीन पीस का मुख्यालय लिख लीजिएगा एम्स्टर्डम। और एम्स्टर्डम कहां है? तो आपका हो जाएगा नीदरलैंड हो जाएगा। कहां हो जाएगा? नीदरलैंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां बोला संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 13 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947। देखिए यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन इसका आंसर भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए संविधान सभा की जो प्रथम बैठक मेरे भाई हुआ था वह तो आपका हुआ था कब? 9 दिसंबर 1946। और इसके संविधान सभा की अगर प्रथम बैठक पूछ दे तो 9 दिसंबर 1946। अगर ऐसे पूछता है कि संविधान सभा में कुल कितने बैठक हुए थे तो मेरे हो जाएगा 12। इसमें देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसका क्लू देख लीजिएगा पकड़ने वाला, जो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन या कितने बैठक हुए थे? तो 12 हुए थे। प्रथम बैठक कब हुआ था? तो प्रथम बैठक हमारा खुद ही क्वेश्चन है, तो 9 दिसंबर 1946। और कहता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा मेरे भाई थे वो अस्थायी क्या थे? अध्यक्ष थे। संविधान सभा का दूसरा कब बना था? तो दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को। और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और इसी में आपके संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार
यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो डॉक्टर BN राव थे। भीमराव अम्बेडकर नहीं, डॉक्टर BN राव थे। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, 13 दिसंबर 1946 से कैसे क्वेश्चन आ सकता है? 13 दिसंबर 1946 से सबसे जबरदस्त क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो यहां आपके पंडित जवाहरलाल ने प्रस्तुत किया था। और कब किया था? 13 दिसंबर 1946। और वही उद्देशिका यानी प्रस्तावना को पारित कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। एवं लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है, 2 है, अभी 2 है। 14 देखिएगा, किस देश का संविधान कठोर है मेरे भाई? तो आपका अमेरिका का संविधान सबसे क्या है? कठोर है। और देखो कठोर ना देके और यहां पे दे देता किस देश का संविधान कठोर नहीं है। कठोर नहीं है तो कठोर है ना, कठोर नहीं है तो हमारा 3 ऑप्शन सही हो जाता है इसमें। यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड किंगडम को हम ब्रिटेन बोलते हैं, वहां का संविधान भी लचीला है। और कनाडा का संविधान भी क्या है? लचीला ही कहा जाता है। और न्यूजीलैंड का संविधान भी क्या है? लचीला है। तो यह तीनों का संविधान लचीला है, जबकि अमेरिका का संविधान क्या है? लिखित है और कठोर भी है। जबकि भारत का संविधान न ही कठोर है और न ही लचीला है। दोनों का हम लोग क्या बनाए हैं? समन्वय बनाए हैं, दोनों का समन्वय। 15 आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। 15 क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार, मध्य अंडमान, सालसेट और वेलिंगटन द्वीप। तो मेरे भाई इसका जो क्वेश्चन है इसका आपका सही होगा क्या? मध्य अंडमान। मेरे भाई मध्य अंडमान होगा, अंडमान निकोबार नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह द्वीपों का समूह है, यह द्वीपों का क्या है? समूह है। और क्वेश्चन बनेगा कि आपका भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तब हमको टिक करना क्या पड़ेगा? अंडमान निकोबार। अन्यथा हमारा जो इसका क्वेश्चन का आंसर सही होगा, भारत का सबसे बड़ा द्वीप हमारा कौन सा सही होगा? मध्य अंडमान। सालसेट द्वीप से कैसे क्वेश्चन बनेगा? तो मेरे भाई कहता है कि मुंबई किस शहर, मुंबई जो शहर है वह कहां किस द्वीप पर स्थित है? तो मेरे भाई सालसेट द्वीप पर स्थित है। और वेलिंगटन द्वीप कहां है? तो वेलिंगटन द्वीप आपका केरल में है। और किस झील में है? तो आपका बेम्बा नाड झील में स्थित है। और आप लोग एक मूवीज देखे होंगे जिसका नाम क्या है? बागी। और बागी मूवीज में दिखाया गया है कि नौकायन प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है, नौकायन प्रतियोगिता। और यह जो प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है यह नेहरू ट्रॉफी होता है। बड़े बड़े नाव में लोग बैठे रहते हैं 20-25 और उस नाव को खेते हैं। जो जीतता है उसको नेहरू ट्रॉफी से क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। तो मेरे भाई आज आपका यह 15 क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।